Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session, I am discussing the topic judgment. In my last video lecture, I already discussed about judgment, the concept of judgment, what is judgment, what are the essentials of judgment, what kind of judgment is called the model judgment, language of judgment, and whether judgment be altered after signature of the judge or not. All these issues, all these topics I discussed in my last video lecture. So in this video lecture I will discuss as per the section and order अबाउट द जजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन 33 जजमेंट और डिक्री की बात करता है. जजमेंट और डिक्री पे सेक्शन 33 क्या कहता है, मैंने पहले भी बताया है कि सेक्शन और ऑर्डर को पढ़ते समय कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेक्शन बताएगा कि कोर्ट क्या करेगा, मीन्स सब्सटेंटिव लॉ बता देगा, लेकिन प्रोसीजर को कैसे अप्लाई, उस सब्सटेंटिव लॉ को कैसे प्रोसीजर वे में ले जाना है, कैसे कोर्ट में वो अप्लाई होगा, प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर बताएगा. ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, तो आपको सेक्शन और ऑर्डर को पढ़ने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा. तो सेक्शन 33 इज़ रिलेटेड टू जजमेंट एंड डिक्री बोथ. तो अभी हम जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सेक्शन 33 तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें आ रही हैं. तो 33 सेक्शन कहता है द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, कि कोर्ट जो है जब केस को पूरा सुन लेता है, जब केस पूरा सुन लिया गया तो कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रोनाउंस जजमेंट. कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेगा. और क्या होगा, एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, और उस जजमेंट के आधार पर ही एक डिक्री को प्रिपेयर किया जाएगा, डिक्री उसी जजमेंट को फॉलो करेगी. दिस इज सेक्शन 33, अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज, नॉट वेरी टफ, और बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि जब केस प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जजमेंट को प्रोनाउंस करे. जजमेंट जब लिख गया, प्रोनाउंस हो गया ओपन कोर्ट में, तो उसके बाद क्या होता है कि जजमेंट तो आ गया, लेकिन कैसे उसको पार्टीज़ के द्वारा फॉलो कराया जाए, पार्टीज उसके अनुकरण में काम करें, तो उसके लिए फिर डिक्री जो है वर्क करेगी. ठीक है, डिक्री प्रिपेयर की जाएगी कोर्ट की तरफ से, और फिर वो डिक्री के अकॉर्डिंगली जो भी जजमेंट हुआ होगा, जो भी ऑर्डर पास हुआ होगा, उस को मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो होगा. तो ये तो आपका 33 जजमेंट से रिलेटेड हो गया. इसके बाद हम ऑर्डर 20 पे आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 20 भी जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड है. आई कम टू द ऑर्डर 20 एंड ऑर्डर 20 में जब हम बात करेंगे जजमेंट एंड डिक्री की, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं, डिक्री से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं. तो जजमेंट, क्योंकि दोनों को ही लेके चल रहा है ऑर्डर 20, जजमेंट को भी और डिक्री को भी, क्योंकि डिक्री जजमेंट के अनुसरण में ही आ रही है. आफ्टर जजमेंट ही डिक्री स्टार्ट होती है. ठीक है, डिक्री की प्रोसीडिंग से स्टार्ट होंगी, डिक्री कोर्ट के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी और सब होगा. तो जब जजमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं, ऑर्डर 20 में टोटल रूल्स कितने हैं ये याद रखना चाहिए आपको. टोटल रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ कि 20 रूल्स हैं. उनमें से आपका रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5A तक आपके जजमेंट से रिलेटेड हैं. तो आज हम इनमें शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑर्डर बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस हुआ था, मुझे याद है, और आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ कि याद होगा. बस अगर आपने रिवीजन किया होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर अगेन. दिस इज़ अ वेरी आई विल हैव टू से दैट you are all of you are so lucky that you are getting once again a time to revise the same order, same sections, same sections in a well manner in video lecture series, through these video lecture series, and no limit कि how many times you see
द टॉपिक ना थ्रू दीज लेक्चर्स। सो आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जजमेंट और ऑर्डर्स डिक्री से रिलेटेड जो ऑर्डर 20 है उसके जब हम रूल 1 में जाते हैं तो रूल 1 का सब रूल 1 क्या कहता है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो सब रूल 1 कहता है The court after the case has been heard shall pronounce judgment in an open court। पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जब कोर्ट में पूरा केस सुन लिया जाता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, केस की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई तो ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस करा जाएगा। कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस करेगी आइदर एट वंस। अब दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो आइदर एट वंस तुरंत जजमेंट प्रोनाउंस कर दे और एज सून देयर आफ्टर एज मे बी प्रैक्टिकेबल एंड व्हेन द जजमेंट इज़ टू बी प्रोनाउंस्ड ऑन सम फ्यूचर डे। मतलब वो तुरंत भी कर सकती है या फिर वो चाहे तो कोई एक जजमेंट के लिए कोई फ्यूचर का कोई दिन निश्चित कर देगी कि हाँ इस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होगा। तो क्या होगा, द कोर्ट शेल फिक्स अ डेट फॉर दैट पर्पस। मतलब कोर्ट जजमेंट सुनाने के लिए उस पर्पस के लिए जजमेंट के लिए एक डेट फिक्स कर देगा ऑन ऑफ विच ड्यू नोटिस शेल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर्स। और क्या होगा, क्योंकि जजमेंट जब सुनाया जाएगा तो ये है कि दोनों पार्टीज जिनके बीच केस चल रहा था उनका कोर्ट में उपस्थित रहना जरूरी है। पार्टीज रहे उनके प्लीडर्स रहे मीन्स उनके बिहाफ पर रहना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस चला जाएगा। देखिए सेक्शन केवल इतना बता रहा था कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद कोर्ट जो है जजमेंट सुनाएगी, ठीक है, उसके अनुकरण में एक डिक्री बनेगी। लेकिन हमको ऑर्डर ने क्या बताया, ऑर्डर ने बताया कि प्रोसीडिंग्स जब कोर्ट की कंप्लीट हुई, केस की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में कंप्लीट हुई, उसके बाद कोर्ट ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाएगी, ठीक। दूसरी चीज़ ये कोर्ट के अप टू द डिस्क्रिशन है कि वो तुरंत जजमेंट सुना दे या फिर कोई फ्यूचर की डेट निश्चित कर दे कि इस डेट पर वो जजमेंट सुनाएगी। और जब कोई डेट अगर फ्यूचर की निश्चित कर दी कि इस दिन पर जजमेंट सुनाया जाना है, इस डेट पर सुनाया जाना है, तो उसके रिगार्डिंगली पार्टीज़ को नोटिस इशू कर दिए जाएंगे कि वो पार्टीज़ या उनके प्लीडर, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी प्लीडर कोर्ट में रहे या पार्टी खुद रहे, वो पार्टीज़ को कोर्ट में रहना होगा। ये हमें किसने बताया, ऑर्डर ने बताया। ये सारी चीज़ हमें ऑर्डर से समझ में आई कि ओपन कोर्ट में जजमेंट होगा, इसके बाद तुरंत भी सुना सकती है कोर्ट या फिर किसी फ्यूचर डे पे सुना सकती है। उसके रिगार्डिंगली पार्टीज़ को नोटिस इशू हो जाएंगे और एट द डे ऑफ जजमेंट बोथ द पार्टीज़ शुड बी इनटू द कोर्ट, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में होना चाहिए। अब इसी का हम प्रोविज़ो देखते हैं। तो प्रोविज़ो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एट वंस। क्या होता है, प्रोविज़ो कह रहा है कि हो सकता है जजमेंट तुरंत ना सुनाया जाए, ठीक। तब क्या होगा, एवरी एंडेवर शेल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि सिंपल सा बता दिया गया है। सिंपल जनरल रूल क्या है कि जब जजमेंट एट वंस नहीं सुनाया गया तो कोई निश्चित डेट दी जाएगी फ्यूचर की और उस पर जजमेंट सुनाया जाएगा। तो जब निश्चित डेट दी गई तो वो डेट कितनी होनी चाहिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद, केस की हियरिंग पूरी होने के बाद, जब केस की हियरिंग कंक्लूड हो गई है उसके बाद विद इन 30 days की कोई डेट दी जाएगी जजमेंट सुनाने के लिए। दिस इज़ द जनरल रूल। और ये क्या कौन कहता है, ये ऑर्डर 20 का सब रूल 1 का सब रूल जो आपका 1 है उसका प्रोविज़ो, ठीक है, वो कहता है कि 30 days के अंदर जो है वो उनको मतलब कोर्ट को जजमेंट देना होगा जिस डेट से कोर्ट केस प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुई थी। लेकिन बट वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल सो टू डू, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हो, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो कि कुछ ऐसा हो कि कोर्ट के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो कि विद इन 30 days वो जजमेंट प्रोनाउंस कर पाए। तब क्या होगा, द कोर्ट शेल फिक्स अ फ्यूचर डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट
जजमेंट कोर्ट क्या करेगी, फ्यूचर की एक डेट प्रोनाउंसमेंट के लिए, जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के लिए फिक्स करेगी, और वो क्या होगी, एंड सच डे शेल नॉट ऑर्डिनरली बी अ डे beyond 60 days from the date on which the hearing of the case was concluded. I already told you कि in exceptional cases में ये 60 days तक हो सकता है, मतलब विद इन 60 डेज एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा जिस डेट पर केस की प्रोसीडिंग्स कॉन्क्लूड हुई थी। और सेम चीज़ है, उसके रिगार्डिंग नोटिस इशू किए जाएंगे दोनों पार्टीज़ को कि पार्टीज़ रहें या उनके बिहाफ पर प्लीडर रहें, ये देखना होगा। इसके बाद इसका जो सब रूल 2 है, ठीक है, सब रूल 2 क्या कहता है, सब रूल 2 कहता है कि वेयर और रिटन, जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना, सब रूल जिसको बोल रही हूँ मैं, कि वेयर अ रिटन जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस्ड it shall be sufficient if the findings of the court on such issue and the final order passed in the case are read out, and it shall not be necessary for the court to read out the whole judgment। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोर्ट जजमेंट सुनाएगी ओपन कोर्ट में, ठीक है, उसको पढ़कर सुनाना होगा। तो ये जो है इसका आपका रूल 1 का सब रूल 2 कहता है कि रिटन जजमेंट जो प्रोनाउंस किया जाता है वो क्या, उसमें क्या सफिशिएंट होगा कि कोर्ट क्या सुनाएगा ओपन कोर्ट में, कि फाइंडिंग्स, जो कोर्ट जिन फाइंडिंग्स पर पहुंचा, हर इशू, जो भी इश्यूज बने थे केस में, उन इश्यूज़ को डिसाइड किया गया 1 बाय 1, और कोर्ट जिन फाइंडिंग्स पर इश्यूज़ को डिसाइड करने में पहुंचा, वो इश्यूज़ को बताना, मतलब वो फाइंडिंग्स बताना कोर्ट के लिए सफिशिएंट होगा। और उसके बाद द फाइनल ऑर्डर, जो भी फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, ठीक है, वो पढ़ेगा कोर्ट। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट एक एक चीज़ पढ़े, क्योंकि जजमेंट ऐसा नहीं है कि आधे पेज में लिख गया कि 4 लाइन में लिख गया। जजमेंट एक बड़ा एक प्रोसीजर होता है, पूरे केस को कंसाइज करके उसमें रखा जाता है, इश्यूज़ रखे जाते हैं, इश्यूज़ डिसाइड किए जाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुकी हूँ। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोर्ट वो 10 पेज 15 पेज या जितने भी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट देखेंगे तो शायद 300-400 से ऊपर पेजेस भी चले जाते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू डिस्कस होल जजमेंट इन टू द ओपन कोर्ट। तो जो भी इश्यूज़ बने, जो भी कंट्राडिक्शन था, जिस पर इशू बना, उसकी फाइंडिंग को बताना सफिशिएंट होता है। उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया वो पढ़ा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट पूरा का पूरा जजमेंट पढ़े। इसके बाद इसी में सब रूल 3 है, वो क्या कहता है कि द जजमेंट मे बी प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट टू ए शॉर्ट हैंड राइटर if the judge is specifically empowered by the high court in this behalf। क्या है, सब रूल 3 कहता है कि जजमेंट जो है मे बी प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन द ओपन कोर्ट, कि जजमेंट जो है वो डिक्टेशन के थ्रू ओपन कोर्ट में भी प्रोनाउंस किया जा सकता है अगर किसी जज को स्पेशली एम्पावर किया गया है और शॉर्ट हैंड राइटर उसको लिख रहा है ओपन कोर्ट में, और जज स्पेशली हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर है तब, ठीक है। और इसका प्रोविजो कहता है कि वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द जजमेंट सो प्रोनाउंस्ड शैल आफ्टर मेकिंग सच करेक्शन देयर इन एज मे बी नेसेसरी बी साइंड बाय द जज बियर द डेट ऑन विच इट वॉज प्रोनाउंस्ड एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अब क्या है कि इसके अलावा वो प्रोविजो जो है इसका, वो क्या कहता है कि इस तरीके से जो डिक्टेशन वाला जजमेंट कोर्ट में प्रोनाउंस हो रहा है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसका जो भी लिखा गया है, जो भी जजमेंट लिखा गया, वो जो प्रोनाउंस किया गया, उसमें जो भी करेक्शंस नेसेसरी हैं, वो करेक्शन जब हो जाएंगे तब जज उन पर साइन करेगा, वो डेट डालेगा जिस पर वो प्रोनाउंस किया गया, और तब उसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा, ठीक है, वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड फाइल हो जाएगा, ठीक है, तब ये होगा। ये आपका सब रूल 3 है ऑर्डर 20 के रूल 1 का, ठीक है।
इसके बाद आते हैं कि एक आपका जो आता है सब रूल, रूल टू की बात करें तो पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडिसेसर की बात करता है। ठीक है, कि कोई जो न्यायाधीश है उसके मतलब किसी पहले के जज ने कोई निर्णय लिखा, लेकिन उसके बाद वाले जज को उसको सुनाने की पावर है या नहीं है, ये कौन सा रूल बताता है? ऑर्डर 20 का रूल 2 बताता है। वो क्या कहता है कि अ जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस बाय हिज प्रीडेसेसर्स। ठीक है, अ जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रीडेसेसर्स। मतलब कि कोई भी जो जज है वो ऐसे जजमेंट को सुनाएगा जो कि उसके पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने, जो उसके पहले वाले न्यायाधीश ने लिखाया तो था लेकिन सुना नहीं पाया। मे बी कोई सर्कमस्टेंसेस रही हो, मे बी कि वो उस का ट्रांसफ़र हो गया हो, मे बी कोर्ट वेकेंट हो गई हो, कोई भी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पहले वाला जजमेंट लिखा गया हो लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ही कुड नॉट प्रोनाउंस द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट। तो जो भी उसकी जगह नया उस केस को देखने के लिए नया न्यायाधीश आया, दूसरा जज आया, तो वो उस जजमेंट को सुना सकता है। दिस इज इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 20। इसके बाद हम बात करते हैं रूल 3 की। तो रूल 3 बात करता है जजमेंट टू बी साइंड, कि जजमेंट जो है वो साइन किया जाना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, सिग्नेचर्ड होना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि द जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज इन ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। कि जजमेंट जो है वो उसको क्या किया जाएगा? डेटेड किया जाएगा, मीन्स उस पर डेट डाला जाएगा, साइन किया जाएगा उस जज के द्वारा इन द ओपन कोर्ट में ही एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। जब वो इसको प्रोनाउंस कर रहा है, मीन्स जब वो जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है ओपन कोर्ट में, तो जो न्यायाधीश है, तो जज है, वो क्या करेगा? उस पर उसी दिन का उसी मतलब दिन की डेट और साइन किया जाएगा। एंड व्हेन वन साइन शेल नॉट आफ्टरवर्ड्स बी अल्टर्ड और एडेड। और जब एक बार ये साइन हो गया, जज ने अगर इसको ओपन कोर्ट में साइन कर दिया जजमेंट को, तो उसके बाद इसमें कोई अल्टरेशन और एडिशन संभव नहीं है। टू सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 152 और ऑन रिव्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जनरल रूल यही है कि अगर जज सिग्नेचर कर देता है ओपन कोर्ट में जजमेंट पर, तो उसके बाद उसमें अल्टरेशन और एडिशन संभव नहीं है। लेकिन सेक्शन 152 और रिव्यू की पावर के तहत अल्टरेशन या एडिशन हो सकते हैं। दिस इज एक्सेप्शन। यू विल हैव टू रिमेंबर सेक्शन रूल 3 ऑफ ऑर्डर 20। ठीक है, कि यही आपको बता रहा है कि सेक्शन आपके कौन से जा रहे हैं एक्सेप्शन में, कि 152 और रिव्यू का 140। ठीक है, और रूल कौन सा, जनरल रूल कौन सा कह रहा है कि एक बार जज ने साइन कर दिया ओपन कोर्ट में जजमेंट में, तो फिर अल्टरेशन संभव नहीं है। ये ऑर्डर 20 का रूल 3 कहता है। इसके बाद रूल 4 पर जब हम आते हैं, तो जजमेंट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात होती है कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट हैं, लघु वाद न्यायालय हैं, उनके जजमेंट की को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे उसको सुनाया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो रूल 4 का जो आपका रूल 4 का सब रूल 1 है, वो कहता है जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन। अब क्योंकि स्मॉल कॉजेज कोर्ट का केस है, तो क्या कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े जजमेंट ना हो, क्योंकि ये सब बहुत लेंथी प्रोसीजर अगर होता है तो ये कोर्ट का टाइम भी जाता है और पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है कोर्ट में। तो इसलिए क्या है, लघु वाद न्यायालयों के जो निर्णय होंगे, जो जजमेंट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के जो जजमेंट होंगे, वो क्या होंगे कि लघु वाद न्यायालयों के निर्णयों में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, केवल उनके जो मतलब जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन है, केवल उनको मेंशन करके डिसीजन दिया जा सकता है। ठीक है, इसी का सब सेक्शन
2, ठीक है, सब रूल 2 कहता है कि जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स, पहला 4 में ही, रूल 4 में जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की बात की गई है कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के जो जजमेंट हैं उसमें क्या है, बहुत कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो पॉइंट्स आए हैं, जो भी पार्टीज़ के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनके पॉइंट्स और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो उनको डिसाइड किया गया है उनको मेंशन करके डिसीजन दिया जा सकता है। दूसरा जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स, कि दूसरे कोर्ट्स, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के अलावा कोई कोर्ट्स जजमेंट दे रहे हैं तब क्या होगा, तो जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि दूसरे जो कोर्ट्स के जजमेंट उसमें क्या होगा कि वो एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस देंगे, मीन्स पूरे केस का एक शॉर्ट में स्टेटमेंट देंगे कि केस क्या था, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, उसके बाद पार्टीज़ को किन बिंदुओं पर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके बाद द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन देंगे, फिर द डिसीजन देयर ऑन अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन डिसीजन आएगा एंड द रीजंस फॉर सच डिसीजन, और इसके साथ ही साथ ऐसे डिसीजन के क्या कारण थे ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो रूल 4 जो है वो जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात भी करता है और जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स की बात भी करता है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के जजमेंट में बहुत कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन देने हैं, उसके आधार पर डिसीजन दे देना है, ठीक है, और जो डिसीजन आ गया उसके बाद जो दूसरे और कोर्ट्स हैं, जनरल कोर्ट्स, उनके जजमेंट में क्या है कि एक कंसाइज फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आएंगे, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा और उस डिसीजन का क्या कारण था, मतलब उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए कोर्ट के पास क्या रीजंस थे वो भी लिखने होंगे। तो ये आपको बताता है रूल 4, ठीक है, रूल 4 ऑफ ऑर्डर 20। इसके बाद हम आते हैं रूल 5 पर। रूल 5 कहता है कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इश्यू, ठीक है, कि कोर्ट जो है उसको क्या करना होगा कि हर इश्यू पर अपना मतलब डिसीजन देना होगा। ये नहीं होगा कि कई इश्यू बने, मान लीजिए 3, 4, 5 इश्यूज़ बने हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को लेकर, दोनों पार्टीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर कई इश्यूज़ बने और कोर्ट ने एक आध इशू को डिस्कस ही नहीं किया या कई इशू एक बार मिला दिए और उनका प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं आया, प्रॉपर उन इश्यूज़ का डिसीजन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। इसमें साफ साफ ऑर्डर 20 का रूल 5 बताता है कि कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, कोर्ट को हर इश्यू को स्टेट करना होगा डिसीजन में, ठीक है। जब भी कोर्ट जजमेंट लिखा रहा है तो उसको जितने भी इश्यू हैं 1 बाय 1 इश्यूज़ को स्टेट करना होगा, डिसाइड करना होगा। देखिए क्या कहता है, इन सूट्स इन विच इश्यूज़ हैव बीन फ्रेम्ड, वो केस जिनमें इश्यू फ्रेम किए गए, द कोर्ट शैल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन, कि कोर्ट जो है उसमें अपनी फाइंडिंग या अपना डिसीजन जो है स्टेट करेगा, बताएगा, स्टेटमेंट देगा कि अपना डिसीजन लिखाएगा, अपनी फाइंडिंग लिखाएगा, लेकिन विद द रीजंस देयर फॉर, लेकिन उन डिसीजन के, उस फाइंडिंग के रीजंस के साथ में, अपॉन ईच सेपरेट इशू, उसको हर एक इश्यू को सेपरेटली डिस्कस करना है, अलग अलग डिस्कस करना है। हर इश्यू को जो भी डिस्कशन आया उसके बाद कोर्ट किस कंक्लूजन पर पहुंचा वो पूरा लिखना होगा। उसके बाद अनलेस द फाइंडिंग अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द इश्यूज इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ द केस ऑफ द सूट, मतलब जब तक कि ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए कि कोर्ट जो कोई एक या ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो सफिशिएंट है, मतलब एक ही इश्यू के आधार पर या और 2-3 इश्यू के आधार पर सफिशिएंट है कोर्ट जजमेंट लेने के लिए, डिसीजन देने के लिए, तब तक दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट के सामने जितने भी इशू बने हैं उन सब को वो डिसाइड करें और सेपरेटली डिसाइड करें,
तब किसी फाइंडिंग पर पहुंचे। दिस इज रूल 5 ऑफ ऑर्डर 20 रिलेटेड टू जजमेंट। नाउ वी कम टू द रूल 5A। ओके, 5A जो है वो आपका 5A बात करता है कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केसेस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स। 5A जो है वो क्या कहता है कि कोर्ट जो है उन पार्टीज़ को, कोर्ट की दिस इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इन्फॉर्म द पार्टीज़, ठीक है, कि वो पार्टीज़ को इन्फॉर्म करे कि जहाँ पर एज टू वेयर अपील लाइज इन केसेस, जहाँ पर किसी केस में अपील हो सकती है, अपील होनी है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो पार्टीज़ को रिगार्डिंग अपील जो है उनको मतलब रिगार्डिंग अपील इन्फॉर्म करें। वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स, जहाँ पर प्लीडर नहीं है, जहाँ पर पार्टीज खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्लीडर्स नहीं हैं अगर उनके, और वो खुद को स्वयं ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दिस बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इन्फॉर्म द पार्टीज रिगार्डिंग द अपील की, क्योंकि जो पार्टी है वो मतलब लॉ तो नहीं पढ़ा है ना, पार्टी लीगली नहीं जान रहे हैं ज़्यादा चीज़ों को, तो कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि बताएं कि इतने दिन के अंदर इस केस में अपील की जा सकती है, जहां पर पार्टीज़ जो है वो प्लीडर्स के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। ये सेक्शन, ये रूल सब रूल 5A कहता है ऑर्डर 20 का, ठीक है। तो इसी को हम देख लेते हैं। एक्सेप्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर्स। देखिए उस स्थिति को छोड़कर जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर छोड़कर द कोर्ट shall means this is the duty of the court, this is mandatory for the court, कि when it pronounce its judgment in a case, कि जब वो किसी केस में जजमेंट को प्रोनाउंस करता है, और क्या है, ये जो केस है सब्जेक्ट टू अपील है और उसमें अपील हो सकती है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, इन्फॉर्म द पार्टीज प्रेजेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में जो पार्टी एट द टाइम ऑफ जजमेंट प्रेजेंट है उनको इन्फॉर्म करेगा एज टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज, मतलब उस केस में जिसमें अपील लाई करती है, जिसमें अपील हो सकती है, एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में भी बताएगा फॉर द फाइलिंग ऑफ सच अपील, मतलब कितने समय के अंदर ये अपील फाइल की जा सकती है, वो समय भी उन पार्टीज़ को बताएगा। एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सो गिवन टू द पार्टीज। अब चूँकि कोर्ट ने बता दिया, तो अब मान लीजिए बाद में पार्टीज कहते हैं अरे हमें तो नहीं बताया था, तो दैट्स वाई क्या होता है कि जब वो कोर्ट में बताएगा पार्टीज़ को, जज जब कोर्ट की तरफ से ये इन्फॉर्म किया जाएगा दोनों पार्टीज़ को प्रेजेंट हैं जो कोर्ट में, कि इतने समय में इस केस में अपील हो सकती है, तो उसके बाद वो जो भी बताएगा उसको ऑन रिकॉर्ड भी लेगा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने पार्टीज़ को दी, प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सो गिवन टू द पार्टीज़ को जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको वो ऑन रिकॉर्ड रख लेगा। तो दीज आर द सेक्शन एज वेल एज द ऑर्डर रूल्स रिलेटेड टू ऑर्डर 20 इन कंसर्न ऑफ जजमेंट। तो हमने आज सेक्शन 33 पढ़ा जो जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड था। इसके बाद हमने ऑर्डर 20 स्टार्ट किया। तो ऑर्डर 20 में हमने रूल 1 पढ़ा जिसमें जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड की बात की गई। इसके बाद हमने ऑर्डर 20 का रूल 2 पढ़ा जिसमें पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडेसेसर की बात की गई। रूल 3 जजमेंट टू बी साइंड की बात करता है। रूल 4 जजमेंट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात करता है। और इसी का सब रूल 2 जो है जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स की बात करता है। रूल 5 कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इश्यू की बात करता है। और रूल 5A कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केसेस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर की बात करता है। तो मैंने 1 by 1 आपको सभी रूल्स एक्सप्लेन कर दिए रिगार्डिंग द जजमेंट। सो आई होप कि आपको जजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को रेगुलर देखेंगे जिससे कि आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें
और चीज़ों को, और जो भी आपका CPC से रिलेटेड सिलेबस है उसको हम कवर अप कर पाएँ, उसको हम पढ़ा पाएँ। और आपको कहीं पर भी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से और बेटर वीडियोस प्रिपेयर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से बेनिफिट ले सकें। तो जल्दी ही दूसरे वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।